अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, सेकेंड ईयर कॉमर्स अकाउंटिंग टॉपिक हमारा जो बेसिक चल रहा था उसका आज इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। लास्ट क्लास के अंदर जो है फिक्स सब्जेक्ट को कंप्लीट कर दिया था, उसके अंदर तो कोई इशू नहीं था। एंड में बस ये था कि वो सिस्टम की वजह से वो एकदम ऑफ हो गया था, लेकिन वो ऑलमोस्ट टॉपिक हमारा मेन टॉपिक जो था वो कंप्लीट हो गया। सही है। अब हम थोड़ा सा आगे इसको प्रोसीड करें। इसके अंदर तो कोई जो फिक्स असेट सारे कंप्लीट हो गए, तो असेट हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। अब असेट्स के बाद कंप्लीट होने के बाद मेन चीज ही असेट, उसी के अंदर ज्यादा चीजें, बाकी लायबिलिटी में थोड़ा बहुत है, बाकी कैपिटल कुछ भी नहीं। और इन्हीं तीन चीजों के ऊपर पूरी अकाउंटिंग बेस्ड है। हो सकता है किसी के दिमाग में आया एक्सपेंस और इनकम भी तो होती है, ये दोनों कैपिटल के इंक्लूडिंग कंपोनेंट्स होते हैं। यानी कैपिटल में इजाफा इनकम है, कैपिटल में कमी एक्सपेंस। कि जैसे जैसे हमारे खर्चे होंगे हमारे कैपिटल कम होता चला जाएगा, लॉसेस होंगे कम होता चला जाएगा, हमारी इनकम या गेन होगा तो हमारा कैपिटल बढ़ता चला जाएगा। तो वो उसके कंपोनेंट मेजर तीन ही बात, उसमें से मेन असेट है और वो हमारा होगा। अब हम लायबिलिटी पर आए और फिर ये तीनों चीजें हम अब तेजी से कंप्लीट कर देंगे। ये हमने लास्ट किया, ठीक है। अब लायबिलिटीज के ऊपर क्या होती है लायबिलिटीज? अकाउंटिंग में लायबिलिटीज किसको कहते हैं? क्या चीज होती है लायबिलिटी? जिम्मेदारी। जिम्मेदारी होती है ना, और ये तो वर्ड टू वर्ड तर्जुमा, ये भी लिखूं। लायबिलिटी का मतलब क्या है? जिम्मेदारी। लायबिलिटीज का मतलब क्या है? जिम्मेदारी। ठीक है, ये तो वर्ड टू वर्ड मतलब है। अकाउंटिंग के अंदर इसका क्या मतलब है? लायबिलिटीज का, अकाउंटिंग में लायबिलिटीज का मतलब होता है किसी को पैसे देने हैं। फॉर इंस्टेंस आपने कोई चीज उधार खरीद ली, तो अभी पैसे नहीं दिए तो पैसे देने हैं ना, दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। सेम एज इट इज किसी से पैसे ले लिए कि मैं तुम्हारा फला काम कर दूंगा, लेकिन अभी तक वो काम किया नहीं, तो दैट इज कॉल्ड लायबिलिटी। क्लियर? वो भी आपकी क्या कहलाएगी? जिम्मेदारी। क्लियर? जैसे लोन वगैरह होता है वो भी इसी के अंदर आ रहा होता है। सारी मेन ये दो उसूल, सिर्फ ये दो उसूल याद है। चीज ले ली, पैसे नहीं दिए, पैसे ले लिए, काम नहीं किया, ये दो लायबिलिटी या जिम्मेदारी के मीनिंग के अंदर अकाउंटिंग में आती। क्लियर? लायबिलिटी की कितनी टाइप्स होती है ये तो पता होगा यार, कितनी होती है? दो टाइप। कौन कौन सी? एक करंट और एक नॉन करंट। नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म, लंबे अरसे। एक होती है करंट और एक होती है लॉन्ग टर्म। तो पहले हम लेते हैं करंट। करंट किसको कहते हैं? याद है करंट असेट क्या था? जो एक साल के अंदर अंदर, तो सेम वही कहानी इसमें आ गया। करंट लायबिलिटी क्या होगी? जो एक साल के अंदर अंदर आप अदा कर सकते हैं।
वो सबकी सब क्या कहलाएगी, करंट। तो मैं सिंपल एक लफ्ज लिख देता हूं, विदिन वॉल्यूम, जो एक साल के अंदर अंदर इस्तेमाल हो जाए वो सबकी सब क्या कहलाती है, करंट है। ठीक है, अब उसमें एक दो नाम लिखकर फिर मैं फटाफट आगे बढ़ता हूँ। क्या क्या होगा करंट लायबिलिटीज के अंदर? अच्छा, इसकी भी स्टेपिंग है, क्योंकि ये देखो फर्स्ट ईयर के अंदर ये सवाल आता है बाकायदा कि बहुत सारे टाइटल्स बना के दे दिए और कहा है सिंपल क्या करो, ट्रायल बैलेंस बना दो विद क्लासिफाइड फॉर्म। क्लासिफाइड फॉर्म का क्या मतलब होता है? जहां ये लफ्ज लिखा हुआ क्लासिफाइड फॉर्म, उसका मतलब होता है जो टाइटल पहले लिखना है वो पहले लिखना है, जो उसके बाद लिखना है उसके बाद आना है। जैसे मिसाल, पहले कैश, फिर बैंक, फिर रिसीवेबल्स की बारी आती है। रिसीवेबल्स में भी सबसे पहले नोट रिसीवेबल, फिर बिल रिसीवेबल, फिर अकाउंट रिसीवेबल। सही, ये बाकायदा एक तरतीब है। उसके बाद मर्चेंडाइज, कोई और रिसीवेबल अगर है तो फिर वो, फिर मर्चेंडाइज, फिर सप्लाईज, फिर प्रीपेड, सबसे आखिर में आता है प्रीपेड। नहीं, फिर फिक्स असेट की बारी आती है। फिक्स असेट में भी पहले लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इक्विपमेंट, मशीनरी, ये तरतीब है। इसके बाद फिर दोबारा लायबिलिटी के अंदर आता है। लायबिलिटी के अंदर क्या है, फिर अभी में जो फिर कैपिटल आता है, फिर इनकम आती है, फिर एक्सपेंस आता है। ये है ट्रायल बैलेंस बनाने का तरीका। मतलब हम तो क्या बना रहे थे, बस ये जितना हमारे पास जनरल एंट्री बनाई थी और टी अकाउंट बनाए थे, कौन सा पहले बनाया कौन सा बाद में बनाया कुछ नहीं पता, बस बना दिए सारे। और बस जो नजर के सामने आया उसका नाम पहले लिखते गए, उसके बाद लिखते चले गए। ट्रायल बैलेंस बराबर हो गया, खत्म था। ऐसी पढ़ा हुआ, आई होप सो तुझे इसका कोई ख्याल ही नहीं रख रहा होगा। वो तो अब चूंकि सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि पेपर में क्वेश्चन आ गया क्लासिफाइड फॉर्म में बनाओ, अब किसी को पता ही नहीं क्लासिफाइड फॉर्म, वो ये समझा वो बैलेंस आना चाहिए, लाइनें प्रॉपर खींची होनी चाहिए, हेडिंग प्रॉपर डाली। इसका ये मतलब नहीं होता क्लासिफाइड। ये होता है जो उसूल और स्टेप्स आईएएस या आईएफआरएस के अंदर बयान किए गए वो तमाम चीजें इसमें होनी चाहिए उसूल के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले आपका करंट। करंट के अंदर लायबिलिटीज के अंदर सबसे पहले क्या चीज आएगी बताओ? पेबल। सबसे पहले क्या आता है? पेबल। लेकिन मैं सबसे पहले, जैसे पहले बताया ना, नोट पेबल, फिर बिल पेबल, फिर अकाउंट्स पेबल। सही है, लेकिन मैं पहले आपको अकाउंट्स पेबल समझा रहा हूं ताकि आपको उससे आसानी से समझ आए। अकाउंट्स पेबल, अकाउंट्स का मतलब सिंपल उर्दू में क्या बोलेंगे? काबिले अदा, पैसे देने, वाजिबुल अदा। सही, पैसे देने। और ये लफ्ज़ आपका कब दिमाग में आएगा? जब आप कोई चीज उधार खरीदेंगे। ये लफ्ज़ कब इस्तेमाल करेंगे? जब भी आप कोई चीज उधार खरीदेंगे तो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, अकाउंट पेबल, पैसे देने। इसी के अंदर से निकलता है बिल्स पेबल, और इसी के अंदर से निकलता है नोट्स पेपर। सही, एक बिल्स पेपर और एक नोट्स पेपर। याद है बिल और नोट के बारे में जब असर पढ़ाया था तो मैंने क्या बताया था? बिल किसको कहते हैं? अकाउंट पेबल क्या था? सिंपल बताओ, उधार माल बेचा, पैसे देने तो अकाउंट पेबल। इसी की तुमने बिल बनवा लिया, इनवाइस बनाई, रसीद बनवा ली, वो क्या कहलाएगा? बिल पेबल। उसी का तुमने एफिडेविट बनवा लिया, हल्फनामा, नोट लिखवाया कि इतने दिन में पेमेंट करना लाजमी है, साइन हो गए, अटेस्ट करवा लिया, यानी एक कानूनी शक्ल दे दी उस मुआहदे को जिसका टाइम पीरियड भी मैच करे, तो वो क्या कहलाता है? नोट्स पेबल। सही है,
इसके अलावा कोई सा भी पेबल, आपको सैलरी भर देनी है तो क्या लिखेंगे? सैलरी पेबल। आपको रेंट देना है, रेंट पेबल। एडवर्टाइजिंग देनी है, एडवर्टाइजिंग पेबल। इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट पेबल। अगर ये कि कोई सी भी चीज पे कर रही है तो वो पेबल है। क्लियर? उसके बाद क्या आता है? unearned, that is unearned। ये unearned क्या चीज होती है? unearned क्या है? अंत से मुराद क्या होता है? ना। earned से मुराद कमाया हुआ। unearned ना कमाया हुआ। सही? तो अब इसका क्या मतलब? ना कमाया हुआ। अर्न मतलब कमा लिया, और अनअर्न्ड नहीं कमाया हुआ। अब इसका मतलब क्या? देखो, कमाने का ताल्लुक किससे होता है? कौन सी चीज कमाई जाती है? आमदनी हमेशा कमाई जाती है। याद है, मैंने प्रीपेड के बारे में बड़ी डिटेल के साथ बताया था। तो आमदनी कमाई जाती है। तो ऐसी आमदनी यानी वसूल की जाती है, ऐसी आमदनी जो अभी नहीं कमाई। क्या मतलब? यानी तुमने पैसे तो ले लिए, लेकिन जिस मकसद के लिए तुमने पैसे लिए वो काम अभी तक करके नहीं किया, तो वो क्या कहलाता है? अनअर्न्ड। अकाउंटिंग के अंदर याद रखना, फर्स्ट ईयर के अंदर जब भी हम सबसे एंट्रीज शुरू करते हैं, जब एंट्रीज सीख रहे होते हैं कि कैसे पास करनी क्या नहीं, तो पहला उसूल क्या बताता है टीचर? याद रखो, एक्सपेंस का पैसे का आना जाना दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो पता चला पैसे आ गए तो आमदनी हो गई, पैसे चले गए तो क्या खर्चा हो गया? नहीं, वो अलग बात है। हम उल्टा सीधा पढ़ रहे होते हैं, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, हम तो यही कर रहे होते हैं। पैसा आ गया तो डेबिट, चला गया तो क्रेडिट, ये काम कर रहे होते हैं। उसूल से क्या है? पैसा आए जाए नॉट इंपॉर्टेंट, एक्सपेंस का होना ना होना, इनकम का होना ना होना, दैट इज इंपॉर्टेंट। भले पैसे ले लिए आपने किसी से, बताए दिख रहा हाथ में मेरे पैसे हैं, आमदनी में चाहूं तो खर्च भी कर दूं, लेकिन हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में उसको इनकम नहीं बोलेंगे जब तक ये मैं कमा ना लो। जिस मकसद के मेरे लिए पैसे लिए वो काम मैं कर ना लो, तब तक वो इनकम नहीं कहलाएगी। ठीक है? सेम एज इट इज, भले मैंने पैसे दे दिए, एडवांस में दिए, तो बधाई मेरे पास से मेरे पैसे चले गए, मैंने दे दिए उसको, लेकिन जब तक वो मैं इस्तेमाल नहीं कर दूंगा, वो टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाएगा जिस मकसद से मैंने लिए दिए, तब तक मेरा वो खर्चा नहीं है। तभी उसको हम क्या कहते हैं? प्रीपेड। चाहूंगा तो मैं वापस ले लूंगा। ये कॉन्सेप्ट होता है बैकग्राउंड के ऊपर। सही है? यानी है तो मेरा ही वो पैसा, बस उसके पास पड़ा हुआ है, वो कहलाता प्रीपेड। सेम एज इट इज, किसी और का पैसा है मेरे पास पड़ा हुआ है, दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड। ओके? और कोई लायबिलिटी याद आ रही है? बैंक ओवरड्राफ्ट। कौन सी है? बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक का मतलब तो क्या? बैंक ही है। ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? अगर मैं इसको ब्रेकअप करूं तो ओवर का मतलब होता है ज्यादा हो जाना, ड्राफ्ट का मतलब क्या होता है? बैंक चेक। सही? चेक सिंपल समझ। ओवरड्राफ्ट यानी ऐसा चेक जो ज्यादा हो। क्या मतलब? ऐसा चेक जिसके अंदर अमाउंट ज्यादा लिखा हुआ है। अब इसके बैकग्राउंड में क्या कहानी होती है? फर्स्ट करो, आपके अकाउंट में है 10,000 रुपए पड़े। सही? तो अगर आप किसी को भी अपने अकाउंट से पैसे देना चाहें तो ज्यादा से ज्यादा कितने दे सकते हैं?
बताओ ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे दे सकते हैं आप? आपको अपने अकाउंट से पैसे देने तो आप ज्यादा से ज्यादा कितने पैसे दे सकते हैं उसको? 10,000। तो 10,000 के चेक काट के दे दोगे, वो बंदा जाएगा आपके बैंक में, आपके अकाउंट से 10,000 रुपये निकाल के ले जाएगा, ऐसे ही होगा ना। लेकिन फर्ज करो आपने, आपके अकाउंट में 10,000 है, लेकिन आपने चेक पे लिख दिए 11,000, किसी को पेमेंट करनी होगी आपको, आपने उसको दे दी 11,000। अब वो जाएगा आपके बैंक में, आपके अकाउंट में बोलेगा इसलिए 11,000 रुपये दे दो। अब जब कैशियर आपका अकाउंट को चेक करेगा और देखेगा इसके अकाउंट में तो 11,000 है और इसके अकाउंट में तो कितने 8,000, और ये चेक कितने का लाया 11,000, तो क्या देगा निकाल के पैसे? नहीं देगा। वो क्या करेगा, रिटर्न कर देगा, बोलेगा इनसफिशिएंट फंड। ये लफ्ज पढ़ा ना फर्स्ट ईयर के अंदर बैंक रिकंसिलिएशन के अंदर, एनएसएफ नॉट सफिशिएंट फंड, जिसकी वजह से डिसऑनर हो जाता, वापस हो जाता चेक। अच्छा जी, अच्छा असल में हुआ क्या था, लाइट चली गई थी, कोई क्यों नहीं। हम कहा था पहुंच रहे ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट के अंदर क्या मतलब होता है? ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है मेरे आपके अकाउंट में कितने थे 10,000 और आपने चेक कितने का काट के दिया 11,000 का। अब वो आप बैंक के पास किया, बैंक वाले ने वापस कर दिया, क्यों? क्योंकि आपके अकाउंट में तो 11,000 10,000 रुपए थे, तो 11 तो चेक दे नहीं सकता, लिया तो उसने वापस कर दिया। लेकिन फर्ज करें सेम कहानी होती है, बैंक के पास एक फैसिलिटी होती है, उस फैसिलिटी का नाम ही क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। ठीक है, इस फैसिलिटी का नाम क्या होता है, ओवरड्राफ्ट। अगर किसी बंदे ने ये फैसिलिटी ली है, अच्छा ये बैंक हर किसी को नहीं देता, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो लाखों रुपए जिनके अकाउंट में आ रहे हैं, लाखों रुपए जा रहे हैं, वो पता ही नहीं होता इस वक्त हमारी पोजीशन क्या है। तो वो ये चाहते हैं कि किसी हमारा एक सिंगल चेक भी रिटर्न ना हो, जिससे मार्केट में रेपुटेशन खराब हो, तो वो ये फैसिलिटी देते हैं कि हमारा चेक रिटर्न नहीं होना चाहिए, आप हमें इन्फॉर्म करें, उसी वक्त पैसे लाके जमा कराएं, रिटर्न नहीं होना चाहिए। तो उनको ये फैसिलिटी मिलती है, हर किसी को नहीं मिलती कि आप बोलेंगे यार मेरे अकाउंट में 2-4 लाख रुपए, मेरा कभी मैं 1 लाख रुपए ज्यादा निकलवा लूं तो बैंक दे दे, उनको नहीं मिलेगा। वो बड़े बड़े जो लाखों करोड़ों रुपए अकाउंट में पड़े होते हैं, अरबों रुपए पड़े होते हैं, वो फिर जमा करवा देते हैं। अब होता क्या, अगर बैंक ये फैसिलिटी आपको दे तो अब क्या होगा, अब तो कंप्यूटर का दौर है, कंप्यूटर में जैसे उसने इनपुट किया, अगर आपका बैलेंस कम था तो वो आगे प्रोसेस ही नहीं करेगा, बोलेगा नॉट सफिशिएंट फंड, पैसे नहीं है, आप चेक वापस कर दोगे। लेकिन अगर ये फैसिलिटी ली होगी तो वो प्रोसेस कर देगा, और प्रोसेस के बाद क्या होगा, आपका बैलेंस आ कितना 10,000, आपको निकलवाए कितने 11,000। अब वो आपका रिमेनिंग बैलेंस क्या शो करेगा 1,000 माइनस में, इस माइनस बैलेंस को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। अब आपका जो बैलेंस है वो 1,000 रुपए से माइनस, इस माइनस बैलेंस को कहते हैं ओवरड्राफ्ट। इसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट भी लगाएगा, फ्री में बैंक कोई कानून नहीं, इसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट भी लगाएगा और आपसे एक्स्ट्रा पैसे भी चार्ज करेगा, और ये लायबिलिटी आपको बैंक को देनी है। ठीक है, अब ये चीज क्लियर हो गई। ठीक, ओवरड्राफ्ट पता चल गया, जैसे जो कि एक फैसिलिटी होती है जो कि बैंक हर किसी को नहीं देता, जो बड़े बड़े अकाउंट होल्डर होते हैं सिर्फ उनको ये फैसिलिटी होती है। ठीक है, और कोई लायबिलिटी दिमाग पे आ रहा है? और लायबिलिटी क्या होगी? डिबेंचर्स पेएबल, ये क्या होगा? तो ये बिल्कुल फर्स्ट ईयर की छोटी छोटी चीजें हैं,
वो अलग बात है कि अगर हमने नहीं पढ़ी तो वो अलग का है। लेकिन ये सब लाइब्रेरी देखो, जब ये पढ़ चुके होते हैं छोटी छोटी चीजें, तो भले आप फर्स्ट ईयर में हो या जब सेकंड ईयर में जाओ तो आपको नई चीज नहीं नजर आती। हम सिर्फ क्या करते हैं, फर्स्ट ईयर में आज तक ये लफ्ज नहीं आया तो हमने पढ़ा भी नहीं है। कब से पढ़ना शुरू करेंगे, जब पेपर में आ जाएगा उसके बाद से पढ़ना शुरू करेंगे। डिबेंचर पेपर का मतलब क्या होता है? डिबेंचर एक किस्म का सर्टिफिकेट होता है जिसमें कंपनी ये ऐलान करती है अपने आप को मकरूज होने का। जब कंपनी को पब्लिक से पैसा चाहिए होता है तो ये सर्टिफिकेट जारी कर दे। मिनिमम ये 100 रुपए का होता है, सही है। इसकी वैल्यू तो इसके ऊपर छपी होती है 100 रुपए। मिसाल के तौर पर एक की बात करूं, वैसे तो एक नहीं, हजारों में होता है, लाखों में होता है। एक डिबेंचर 100 रुपए का मिसाल, वो सर्टिफिकेट पब्लिक को देगी और 100 रुपए ले लेगी। वो सर्टिफिकेट इस बात की जमानत है कि हमने आपको, यानी कंपनी ने पब्लिक को 100 रुपए वापस करने हैं, और ये 7 से ऊपर के होते हैं, 7 से कम के नहीं होते। जैसे करंट लायबिलिटी के अंदर मैंने सिर्फ बता दिया है कि ये लॉन्ग टर्म के अंदर आ गया, सही। ये डिवेंचर वाला है। तो और कोई चीज लायबिलिटी, ये लॉन्ग टर्म है, सही। या ये लायबिलिटी तो हम के अंदर नहीं जा रहा है, लेकिन मैं करंट के अंदर लॉन्ग टर्म 2-3 चीजें पॉइंट को मैं आपको वैसे बता, या मैं किसी को थोड़ा सा आगे कोशिश कर दूं इस तरीके से। एक चीज होती है डिविडेंड पे। डिविडेंड क्या होता है? वैसे उर्दू में कहते हैं मुनक़स्मा मुनाफा या काबिल तकसीम मुनाफा, बांटने वाला मुनाफा। जब कंपनी क्या करती है, शेयर बांटती है, शेयर देके पैसे ले लेती है, उन पैसों से बिजनेस करती है, उससे फायदा होता है, अपने खर्चे पूरे करने के बाद जो पैसे बचते हैं वो शेयर होल्डर में बांट देते हैं। वो बटने वाला मुनाफा डिविडेंड है, सही। फिर वो बात की बात है, वो दूसरी भी 2 टाइप्स होती हैं, कैश डिविडेंड, स्टॉक डिविडेंड। तो कैश डिविडेंड जो होता है उसको सिंपल डिविडेंड भी बोलते हैं। कैश डिविडेंड साल के 1 साल के अंदर अंदर आप कंपनी को लाजमी पब्लिक को देना होता है, ठीक है। ये कहलाता है कैश डिविडेंड। अच्छा, और करंट लायबिलिटी इतनी बहुत है, सही। अब लॉन्ग पे चले जाए। लॉन्ग के अंदर तो एक में वैसे ही आपको बता चुका, कौन सा? डिवेंचर, ठीक। क्या मैं करके अलग से यहां पर लिख दूं? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी का मतलब जो 1 साल से ज्यादा चले, जैसे डिवेंचर अभी मैंने यहाँ लायबिलिटी के अंदर बताया, वो इस कैटेगरी के अंदर आया। इसी तरह कोई लोन पेबल। अच्छा, लोन अगर 1 साल से ज्यादा अर्से का है, मिसाल के तौर पर, और अगर कोई छोटा लोन लिया आपने, 1000 रुपए लोन ले लिया, 2000 रुपए ले लिया, 10,000 रुपए ले लिया, 1 साल के अंदर वापस कर सकते हैं ना, तो वही लोन पेबल से यहाँ आएगा करंट लायबिलिटी। लेकिन अगर यही लोन मिसाल के तौर पर 1 साल से ज्यादा लंबे अरसे का 1 करोड़ रुपए लिया तो 1 साल में तो नहीं दोगे, तो लिहाजा वो क्या कहलाएगा? लॉन्ग टर्म। वैसे तो ये मेंशन होना चाहिए टाइम पीरियड, ताकि लॉन्ग में डालें या करंट में डालें, लेकिन अगर मेंशन नहीं है तो सिंपल सी बात याद करें, 10,000 तक का है तो करंट, और 10,000 से ज्यादा तक का है तो वो लॉन्ग में डालना है, ठीक है। इसी तरीके से प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन का मतलब क्या है? प्रीमियम का यहां मतलब निकलता है प्रेस, और रिडम्पशन का क्या मतलब निकलता है? वापसी। यानी ये जो डिबेंचर है, सही, पब्लिक से आपने क्या करा था? सर्टिफिकेट दिए और 100 रुपए ले लिए, और आपको बोला क्या 5 साल के बाद वापस करेंगे।
तो क्या पब्लिक 100 रुपए लेगी? नहीं, पब्लिक तो बोलेगी 110 रुपए दो। तो वो जो उसकी डिबेंचर की वैल्यू से ऊपर जितने भी हैं 5 रुपए 10 रुपए 2 रुपए जो भी ज्यादा देने हैं, वो जो ज्यादा देने वो क्या कराएगा? प्रीमियम और रिडम्पशन। वो भी आपकी एक किस्म की लाइबिलिटी है, वो भी आपने पैसे वापस करने, लेकिन साल के बाद करने तो लिहाजा वो क्या कहलाएगा? आपका लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी। क्लियर है? अच्छा, ये क्या है? लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी प्रीमियम और रिडम्पशन। इसी तरीके से और है, मॉर्गेज वगैरह है, प्लेज वगैरह है, ये भी सब लाइबिलिटीज के उसमें आता है। बताओ, लाइबिलिटी का एक ओवरऑल कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? अच्छा, ये लाइबिलिटी का मतलब ये कहा है, इसमें तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं। तो आगे बढ़े। अब लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट क्या है? कैपिटल। अब कैपिटल से बाद वैसे उर्दू में क्या बोलेंगे इसको? सरमाया। सही है? अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? कैपिटल से मुराद सरमाया। और सरमाया की डेफिनेशन क्या होगी? किस चीज को कहते हैं सरमाया? जो मालिक का जाती इन्वेस्टमेंट, जिसका क्लेम वो खुद करता है, ये मेरा पैसा है, ठीक है, जिसको कहते हैं हम इंटरनल लिक्विडिटी। लायबिलिटी क्या थी? एक्सटर्नल लिक्विडिटी, दूसरे क्लेम करेंगे कि वो हमारा पैसा वापस करो, और हम अपने पैसे को क्लेम करें मेरा पैसा, वो कैपिटल कहलाता, मालिक का जो जाती है। ठीक है, सिंपल। अच्छा, एक लफ्ज आया इनकम, रेवेन्यू, प्रॉफिट, गेन, ये सारे नाम आते हैं। सिंपल रेवेन्यू बोल दो या सिंपल इनकम बोल दो, बात एक ही, वरना ये लफ्ज भी इस्तेमाल करते हैं गेन। तो ये सब का मतलब क्या है? मुनाफा। आमदनी, इनकम का मतलब बेसिकली क्या है? आमदनी। अब वो आमदनी, नफा, इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू, गेन, उसूली तौर पे तो सबका मतलब क्या है? नफा, फायदा, मुनाफा, आमदनी, यही मतलब निकल रहा है, यानी पॉजिटिव मीनिंग के अंदर। क्लियर? अच्छा, फर्स्ट ईयर में वैसे इसके अंदर भी ये चीजें डिटेल के अंदर बताई जा रही होती हैं। अच्छा, एक बार वैसे हमेशा याद रखना, अब ये देखो एक ही चीज के चार नाम मैंने ऐसे लिखे, इन सबके दरमियान भी फर्क है, यानी माइनर माइनर सबके अंदर डिफरेंस होगा, ये सारी एक चीज नहीं है। उसूली तौर पर तो सबका मतलब एक ही है, फायदा, लेकिन अगर डिग डिग करेंगे, एक एक चीज को देखेंगे, तो फिर इसके दरमियान फर्क भी पता होगा, यार इनके दरमियान फर्क है। एक छोटी सी मिसाल दे दूं ताकि ये भी याद रहे। आपने मिसाल के तौर पर एक चीज खरीदी, कितने की खरीदी भाई? वो आपने उसको खरीदा है 8 रुपए का। कितने रुपए का? 8 रुपए। ये जो 8 रुपए है ये क्या कहलाएगी? कॉस्ट। ये 8 रुपए क्या कहलाएगा? कॉस्ट। क्लियर? आपने क्या इसको 8 रुपए का बेच देना? नहीं ना। अब आप लाजमी जब बेचोगे तो थोड़ा महंगा बेचोगे, बट तो आपने इसको कितने का बेचा? 10 रुपए का बेचा। ठीक है, कितने का बेचा? 10 रुपए। क्लियर? ये जो 10 रुपए का आपने बेचा, यानी जब आपके हाथ में जो पैसा आएगा वो कितने आएगा? 10 रुपए। तो जो टोटल पैसा आपके पास आया वो कहलाता है रेवेन्यू। क्या कहलाती है वो? रेवेन्यू। यानी इस 10 रुपए के अंदर आपके 8 रुपए भी शामिल है, ऐसी है ना।
8 रुपए आपने अपनी जेब से देकर वो चीज खरीदी और वो चीज आपने 10 रुपए को किसी को बेची, तो अब आपके हाथ में फिर 10 रुपए आ गए, तो इस 10 रुपए में आपके 8 रुपए भी तो शामिल है। तो वो जो कुल मिला के पैसा होता है जिसके अंदर तमाम आपके अखराजात वगैरह शामिल होते हैं, वो कुल मिला के जो पैसा होता है दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। यानी आपने एक दुकान खोली, सुबह से शाम तक चीजें बेचते रहे, शाम के एंड में जो ड्रॉस के अंदर जितना पैसा जमा हुआ दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू। अच्छा, अब थोड़ा सा याद करो, फर्स्ट ईयर के अंदर आप इनकम स्टेटमेंट वाला सवाल करते थे। जब इनकम स्टेटमेंट वाला सवाल करते थे तो सबसे पहले इनकम स्टेटमेंट सबसे पहला लफ्ज क्या लिखते थे? सबसे पहला लफ्ज हेडिंग के बाद जो सबसे पहला लफ्ज होता था क्या लिखते थे? सेल्स रेवेन्यू। तो कभी दिमाग में आया सर ये बाद दफा सिंपल सेल्स लिखा होता है, बाद दफा सेल रेवेन्यू लिखा है, ये इसके साथ रेवेन्यू क्यों लिखा हुआ है? क्या मैं ये सेल्स इनकम लिख सकता हूँ या सेल्स प्रॉफिट लिख सकता हूँ या सेल्स गेन लिख सकता हूँ? जो सबका एक ही मतलब है, प्रॉफिट ही मतलब है ना। अब पता चला नहीं, वहां लफ्ज रेवेन्यू ही आएगा, उसके अलावा और दूसरी कोई चीज नहीं आ सकती। तो ये माइनर पॉइंट्स होते हैं, अब ये पता नहीं होता, आप पेपर तो पास कर लेते हैं, लेकिन जब आगे बढ़ने लगते हैं ना तो फिर ये तमाम चीजें अगर नहीं आती तो फिर आप लाजमी सीए में एडमिशन लोगे, 10 दफा फेल होते रहोगे, आखिरकार सीए छोड़ दोगे या तो फिर पढ़ो। और फिर जब इंसान सीए वगैरह रहेगा फिर वो खुद ही से आप पढ़ता है, और लाजमी सी बात है कि पाकिस्तानी राइटर्स की किताब तो पढ़ते नहीं, सारे बाहर की राइटर, तो वो फिर आहिस्ता 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 नॉलेज में इजाफा होता चला बात। तो लिहाजा वो जो टोटल पैसा होगा वो क्या कहलाता है? रेवेन्यू। 8 रुपए क्या थी आपकी कॉस्ट, इन दोनों का जो डिफरेंस आया वो कितने रुपए आया? 2 रुपए। दैट इज कॉल्ड प्रॉफिट। क्लियर? ये पता चला प्रॉफिट क्या चीज होती है, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो प्रॉफिट। तो ये आपको पता चल गया रेवेन्यू के मुराद में टोटल पैसा जिसके अंदर आपके एक्सपेंस भी शामिल होते हैं, और प्रॉफिट का मतलब कि आपने अखराजात निकाल दिए तो ये आपके पास क्या आ गया? प्रॉफिट। क्लियर? अच्छा, उसके बाद अच्छा अब ये भी गेन, इसको भी देखो गेन क्या चीज होती है। फर्स्ट तो फर्नीचर, सिंपल सी मिसाल ले लो, फर्नीचर की कॉस्ट है 10 रुपए, ठीक है, और उसमें से आपने लेस कर दिया अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, यानी इतना इस्तेमाल हो गया, कितना भाई? ये 4 का इस्तेमाल हो गया, तो बचा कितना? 6 का। फिर टोटल था 10, 4 यूज हो चुका, बचा कितना? 6। इसको कहते हैं बुक वैल्यू। सही है? इसको कहते हैं बुक वैल्यू, यानी अब इसकी वैल्यू कितनी है? 6 रुपए। लेकिन आपने इसको बेच दिया 7 रुपए में। 10 की चीज थी, 4 की इस्तेमाल हो चुकी है, तो बची कितने की? 6 रुपए की, और तुमने इसको बेचा कितने में? 7 रुपए में, ज्यादा में बेच दिया, तो ये बैठे बैठे फायदा हो रहा है। इस फायदे को क्या कहते हैं? गेन। तो पता चला गेन क्या चीज होती है? गेन का मतलब जब भी कोई फिक्स असेट्स के ऊपर फायदा होता है बेचने के ऊपर, तो उसको कहते हैं गेन, सादा में जब। क्लियर? और इनकम के मुताबिक क्या होता है? जितनी भी सर्विस से रिलेटेड चीजें, सर्विस से जितनी रिलेटेड चीजें उसके लिए हम पहला इस्तेमाल करते हैं इनकम। सही? जैसे सर्विस इनकम, कमीशन इनकम। सही है? ऐसे तो लफ्ज कुछ भी इस्तेमाल कर लो, कोई इतना बड़ा वो तो नहीं है। सर्विस रेवेन्यू, कमीशन, अर्न। अच्छा, ये छोटे छोटे लफ्ज होते हैं कि किस टाइटल के साथ क्या लिखना है। हम तो कोई सी भी आमदनी होगी, कमीशन हो तो उसके साथ कमीशन इनकम, रेंट इनकम, इंटरेस्ट इनकम, फीस इनकम, सर्विस इनकम, सबके साथ आप इनकम लिख देते हैं, काम चल जाता है। लेकिन सबके साथ अलग अलग लफ्ज पर्टिकुलर इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे अगर कमीशन है तो उसके साथ लफ्ज इनकम नहीं लिखते, बल्कि कमीशन अर्न, अनअर्न्ड कमीशन। तो जब कमा लोगे तो क्या कहलाओगे? कमीशन अर्न, कमीशन इनकम नहीं लिखते। लिख दोगे तो कोई वो ऐसा नहीं है कि आप
को अकाउंटिंग नहीं आती, बस ये है कि आपको इस चीज का पता नहीं, आपको उसूल पता है कि ये आमदनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि इसके साथ तो ये लफ्ज लिखा जाता है। फिर वो एक अलग सी कहानी शुरू होती है कि भाई उसूल ही नहीं पता है। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हमारे पास सेकेंड ईयर के अंदर बाकायदा एक टॉपिक आएगा सिंगल एंट्री के नाम। अब फर्स्ट ईयर में जो आपने इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाला सवाल किया है ना, सेम समझो उसी का कजन है, बिल्कुल उस जैसा। वही इनकम स्टेटमेंट बनानी है, वही बैलेंस शीट बनानी है। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे दूं। बैलेंस शीट बनाते थे, जब बैलेंस शीट बनाते हैं तो फिक्स असेट के अंदर बैलेंस शीट में क्या करते हैं, कोई भी फिक्स असेट होता है, जैसे फर्नीचर अमाउंट की था, उसमें से क्या करते हैं, लेस अलाउ फॉर डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, ऐसे ही करते हैं ना। जब सिंगल एंट्री का सवाल कराया जा रहा होता है, तब भी जब बैलेंस शीट बनाती है तो टीचर यही कर देता है। तो भाई खुदारा ये सोचो कि कौन सा टॉपिक चल रहा है, सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री का तो मतलब ही यही है कि एक एंट्री होगी उसके अंदर। ये छोटे छोटे कारोबार वाले इस्तेमाल करते हैं, जैसे दुकान वाला, पान वाला, जनरल स्टोर वाला, वो सिंगल एंट्री। यानी जब आप कोई चीज उससे खरीदने जाते तो वो क्या करता है, एंट्री पास करता है। आप बोले यार मुझे एक अंडा दे दो, क्या एंट्री पास करता है, अकाउंट से डेबिट अंडा क्रेडिट नहीं करता ना, वो सिंपल क्या करता है, आपका नाम लिख लेता, आप पैसे लिख लेता, बस। इसको कहते हैं सिंगल एंट्री। तो इस सवाल के अंदर जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो उसमें से फिक्स असेट में से लेस अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन नहीं करते, क्योंकि अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन तो उस वक्त करते हैं जब आप डबल एंट्री कर रहे होते हैं, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो फिर बैलेंस शीट में अलाउंस लिखते हैं। इस सवाल के अंदर आप डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ही लेस करते हैं। अब देखो ये बात कराना तो दूर की बात है, पता ही नहीं होगा लोग। वही जो चीज गलत सलत फाइल के अंदर थी वही खत्म है। अब वो किस्मत की बात है, जो चेक करने वाले को भी नहीं पता था कुछ नहीं कर, लेकिन सारे ऐसे नहीं पता भी होता है। हमें भी जब हमने भी पहले उल्टा सीधा पढ़ा था, लेकिन अब जब बड़े बड़े टीचर जब वास्ता पढ़ा तो सबको पता ये गलती होती है, ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो आज हम आपको बता रहे हैं। तो कोशिश करो कि अच्छी चीज यानी अच्छी किताब पढ़ो, बिल्कुल सिर्फ बाहर की मीम्स वगैरह इस टाइप की किताबें पढ़ो। अगर आपने रिविजन करना और प्रूव जरूर करो, मैं भी अगर कोई चीज बता रहा हूं तो रीचेक जरूर करो। अपने अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, जो आपने बोला वही बात सही है, क्लियर। वरना हर किसी से नॉलेज लेने की कोशिश करो, आपके अंदर नॉलेज आता है, आपकी बेनिफिट, ठीक है। तो ये चीजें क्लियर हो गई इनकम की कहानी। अब लास्ट क्या रह गया, एक्सपेंस। लास्ट क्या है, एक्सपेंस नंबर 5। एक्सपेंस मतलब खर्चे या अखराजात। खर्चा किसको कहते हैं, पूरा साल फर्स्ट ईयर में पढ़ कर आए होंगे। एक्सपेंस 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 क्या होते हैं, एक्सपेंस खर्चे, अखराजात। जो चीज दी वो खर्चा होगा, किराया दिया, रेंट एक्सपेंस, सैलरी एक्सपेंस, फलाना एक्सपेंस, धमाका एक्सपेंस, ये होता खर्चा। ये तो आप एग्जाम्पल दे रहे हो, मैं खर्चे की डिफिनेशन पूछ रहा हूँ, खर्चा बोलते किसको है। देखो अब यही नहीं पता होगा हमें खर्चा कहते किसको है। हम तो सिर्फ क्या कर रहे हैं, जो हमने रट्टू तोते की तरह चीजें पढ़ी है, रेंट एक्सपेंस होता है, सैलरी एक्सपेंस होता है, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस होता है। भैया एक्सपेंस क्यों है ये पूछ रहा हूं, एक्सपेंस किसको कहते हैं। क्या हर चीज एक्सपेंस होती है जो पैसे दे दो। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, उसको याद रखो। फर्स्ट करो तुम्हारा बिजनेस है, सही। एक कस्टमर आया, तुमने उसको बिरयानी खिलाई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिला दी, पैसे दे दिए, खर्चा हुआ। इंटरटेनमेंट बोल दो, कुछ भी बोल दो, सही है। इंटरटेनमेंट का एग्जाम लिखें, ठीक है। नेक्स्ट
एक दिन तुम्हें खुद ही भूख लगी, तुमने खुद ही बिरयानी मंगाई, कोल्ड ड्रिंक मंगाई, बड़ी सारी कहानी है और पैसे दे दी, वही एंटरटेनमेंट। तो देखो सेम चीजें हुई थी।